हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 12 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन की अगर हम बात करते हैं तो आज दो एडिटोरियल आर्टिकल को कवर किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों द्वारा लोगों के लिए समाधान। और दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में हम बात करेंगे ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेथ्स बाय सोसाइटीज मिसगाइडेड, आत्महत्या से होने वाली मौतों के लिए प्रौद्योगिकी को दोषी ठहराना गुमराह करने वाला है। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो भी हिंदी अनुवाद किया गया उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहे। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों द्वारा लोगों के लिए समाधान। Policy making at all levels has to become more inclusive and less dominated by the powerful and the wealthy, while a paradigm shift is needed in problem solving at global and national levels. सभी स्तरों पर नीति निर्माण को अधिक समावेशी और शक्तिशाली और अमीरों के कम वर्चस्व वाला बनाना होगा, जबकि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाने के पैराडाइम बदलाव की आवश्यकता है। आर्टिकल में बात हो रही है दो विचारधाराओं की जो आर्थिक परिदृश्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलते हैं। एक तरफ केनिशियन इकोनॉमी की बात हो रही है जहां पर बाजारवाद की बात कही जाती है, इनविजिबल हैंड की बात कही जाती है, डिमांड एंड सप्लाई जो कि इनविजिबल हैंड होते हैं और वो दूसरे जो इम्पोर्टेंट फोर्सेस हैं इकोनॉमी के उसको बैलेंस कर देते हैं, और मिनिमम गवर्नमेंट की बात कही जाती है केनिशियन इकोनॉमी में। इसके बिल्कुल विपरीत फ्रीडमैन मॉडल की बात कही जाती है जहां पर बेसिकली वो वेलफेयरिस्ट मॉडल के रूप में जाना जाता है, जबकि केनिशियन मॉनेटरिस्ट के रूप में इसकी बात होती है। फ्रीडमैन में बात कही जाती है बाजार में सरकार के महत्व को काफ़ी ज़रूरी माना जाता है और इसमें लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है। और ऐसे में सिर्फ बाजार डिमांड एंड सप्लाई के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि इससे कहीं आगे भी व्यापक तौर पर इसको देखा जाता है। किंतु दोनों ही विचारधाराओं की बात करते हैं तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने की बात होती है तो जीडीपी जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े को दोनों ही विचारधाराओं में बराबर सम्मान मिलता है। अब इसमें बात कही जा रही है जिस तरीके से जीडीपी की बात कही जाती है, तो जब जीडीपी में सिंपली ग्रोथ की बात होती है, इकोनॉमिक सिर्फ आंकड़े उसमें देखे जाते हैं। मान लीजिए हाइपोथेटिकली दो कंट्री है, एक कंट्री ए एक कंट्री बी है। ए की जीडीपी मान लीजिए 10 है, बी की जीडीपी 6 है, और ऐसे में जीडीपी के तौर पे कंट्री ए हमेशा आगे नजर आएगी कंट्री बी से, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक गणना हो रही है, पर कैपिटा इनकम जीडीपी ग्रोथ की बात कही जा रही है। और दूसरे जो पैमाने होते हैं, समाज कितना प्रोग्रेसिव है, टेक्नोलॉजी आम आदमी के जीवन को कितना बेहतर बना रही है, महिला सशक्तिकरण की विचारधारा किस समाज में ज़्यादा महत्व रख रही है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसके प्रति जो समाज है वो कितना ज़्यादा संवेदनशील है। ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ जीडीपी को नापने से नहीं देखी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम मिडिल ईस्ट कंट्री के रूप में एक एग्जांपल को देख सकते हैं जहां पर जीडीपी और पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई होती है, पर जब हम दूसरे ह्यूमन इंडेक्स में देखते हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात कही जाए, चाहे हैप्पियर इंडेक्स की बात कही जाती है, उसमें काफ़ी वो पीछे नज़र आते हैं। ऐसे में जीडीपी सिर्फ ग्रोथ की बात करता है, डेवलपमेंट की बात नहीं करता है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। डेवलपमेंट में बात आर्थिक के अलावा दूसरे परिदृश्य का भी इसमें समाहन होता है, समाहित किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो वातावरण है उसके प्रति संवेदनशीलता, समावेशी विकास की मात्रा कितना होता है, इन इत्यादि सारे जो भी
मानव मूल्य होते हैं उनका ध्यान में रखते हुए हम कितना ज़्यादा समावेशी रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसका ध्यान डेवलपमेंट अथवा विकास के रूप में देखने को मिलता है। इसी बात को कहीं ना कहीं 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा कही जाती है, जब एक वेकअप कॉल दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि यदि सिर्फ जीडीपी के ग्रोथ को ध्यान में रख के हम इकोनॉमिक वेलबींग की बात करेंगे, इस रेस में आगे बढ़ते जाएंगे, लगातार आर्थिक दोहन करेंगे, तो अंतोगत्वा समाज का विखंडन हो जाएगा। और बेसिकली इसमें बात कही गई थी कि हमको जो वातावरण है उसको भी ध्यान में रख के आगे जितने भी आर्थिक नीतियां हैं उनमें बढ़ना होगा। अब जिस तरीके से जब बाजारवाद की बात आती है तो थेचर रेगन शिकागो मॉडल, मार्गरेट थेचर, रोनाल्ड रेगन और शिकागो, इसके मॉडल की जब बात आती है तो दुनिया भर में जब नव उदारवाद और बाजारवाद की प्रमुखता से आवाज़ ये बन जाते हैं, और कई जो इसके नेगेटिव पहलू हैं वो भी बाजारवाद जितना प्रमुख, जितना मुखर होता जाता है, चाहे वो असमानता जैसे जो तत्व हो उतना ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, और ये और ज़्यादा व्यापक रूप से 2008 की वैश्विक जब मंदी आती है तब नज़र आ जाते हैं, जिसमें दुनिया के जो मजबूत देश हैं G7 G20 ये एक साथ सामने आते हैं कि एक जो दुनिया भर की जो वित्तीय प्रणाली है उसको किस तरीके से स्थिर किया जा सके, और बेल आउट जैसे जो पैकेज हैं सॉल्यूशन उसको लेकर आते हैं। पर जो बेल आउट दिया जाता है वो ज़्यादातर मामलों में जो टू लार्ज टू फेल इंस्टीट्यूशंस हैं, टू लार्ज टू फेल इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल भारत के केस में अगर हम बात करें तो जैसे एसबीआई हमारा हो गया, तो ये टू लार्ज टू फेल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जा सकता है। इस तरीके से दुनिया भर में जितने देश हैं सबके अपने अपने इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया भर में, तो उनको बचाने का सबसे पहले प्रयास होता है सॉल्यूशन के रूप में। पर आम आदमी इसको कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है, जबकि जब आर्थिक मंदी का जो सबसे भयावह असर मिलता है वो आम आदमी के जीवन में देखने को मिलता है। क्लासिकल एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीस का उदाहरण हम ले सकते हैं, जहाँ पर उसको पैकेज दिया जाता है, ऑस्टेरिटी पैकेज दिया जाता है ग्रीस को, पर उससे जो आम जो नागरिक रहता है ग्रीस का उसका जीवन और ज़्यादा कठिन बन जाता है, महंगाई और ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि ऐसे में जो नागरिक हैं ज़्यादातर उनकी ये शिकायत रहती है कि जो दुनिया भर में जो वित्तीय प्रणाली है वो फेयर नहीं है, और उसमें जो आवाज़ है वो ज़्यादातर जो बड़े इंटरप्राइजेज हैं, लार्ज कॉरपोरेशन हैं, अमीर लोग हैं, उनकी जो आवाज़ है पॉलिसी मेकिंग में वो ज़्यादा प्रमुखता से सुनी जाती है, जबकि जो आम नागरिक हैं वो पीछे रह जाते हैं। और ऐसे में 3P स्लोगन की डिमांड हो जाती है, जहाँ पर प्रॉफिट के साथ साथ में प्लैनेट और पीपल को भी बराबर से महत्व दिया जाने की बात कही जाती है, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, और वो ग्रोथ कैसा हो, हेल्दी ग्रोथ हो, इन्वायरमेंट सेंसिटिव ग्रोथ हो, ऐसे आर्थिक नीतियों की बात की डिमांड उठने लग जाती है। और अब इसमें एक रिपोर्ट की बात हो रही है, अर्थ फॉर ऑल अ सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी, जिसमें की बात कही जा रही है कि जो इकोनॉमी का मॉडल क्लोज्ड ना होकर बल्कि ओपन मॉडल की बात कही जा रही है, जिसमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो सामाजिक प्रणाली है उसको भी बराबर से सम्मान देना चाहिए, और इसमें 5 ट्रैक सॉल्यूशन की बात कही जा रही है, जिसके निहित में है कि गरीबी जब इकोनॉमिक नीतियाँ बने, आर्थिक नीतियाँ बने, तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि जो गरीबी है उसको किस तरीके से कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, साथ साथ में जो असमानता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके, महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, जो खाद्य प्रणाली है दुनिया भर में उसको किस तरीके से और ज़्यादा सुलभ व्यापक बनाया जा सके, साथ साथ में जो व्यक्ति और पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बीच में एक स्वस्थ संबंध स्थापित हो सके, और स्वच्छ ऊर्जा, इन सबको ध्यान में रख के जब नीति बनाई जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, और वो समावेशी नीति भी होगी। और जिस तरीके से आज दुनिया भर में आर्थिक नीति पर
आगे बढ़ा जा रहा है वो बेसिकली टू लिटिल टू लेट के कैटेगरी में देखा जा रहा है, जिसमें कि कदम तो सकारात्मक ज़रूर उठाए जा रहे हैं पर वो पर्याप्त नहीं है और काफ़ी सुस्त गति से उठाए जा रहे हैं। और यदि इसी रफ्तार से आगे बढ़ा जाएगा तो अगली जो हमारी जनरेशन आएगी उसको हम दुख भरी दुनिया ही दे पाएंगे। और ऐसे में बिग लीप की बात कही जा रही है अथवा बड़ी छलांग की बात कही जा रही है, जहां पर जो तबाही आने वाले उसको रोकने के लिए अमूलचूल परिवर्तन की बात कही जा रही है, जिसमें कि जो नीति निर्माण है उसके केंद्र में आम नागरिक को रख के जो हमारा क्लाइमेट चेंज जैसे तत्व हैं, इन्वायरमेंट सेंसिटिव, इन सब को रख के जब नीति निर्माण होगा तब जाकर अगली जो हमारी जनरेशन आएगी उसको हम एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ भविष्य दे पाएंगे। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है जो भी नीतियां बन रही हैं उसको बेसिकली अगर इस तरीके से नाप लिया जाए कि उससे जो सामाजिक तनाव है वो कितना बढ़ रहा है अथवा घट रहा है इस सूचकांक में, साथ साथ में जो औसत जो आम आदमी है उनका कल्याण उन नीतियों से कितना हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, अगर इस पैमाने पर नाप मापने के बाद नीतियां आगे बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर नीतियां सामने आएंगी। और जिस तरीके से सामाजिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में एक जो दुष्चक्र है उसमें समाज प्रवेश कर सकता है, जिससे कि जो राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, साथ साथ में जो इकोनॉमिक है वो उसमें गिरावट अथवा रुकावट स्टैग्नेशन आ सकता है। और सबके साथ में जो वेल बीइंग एवरेज वेल बीइंग है उसमें डिक्लाइन हो जाएगा और अंतोगत्वा लॉन्ग टर्म अगर ये बना रहता है तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि किसी भी सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा। और भविष्य में पेंडेमिक जैसी जो घटनाएं हैं वो और ज़्यादा रैपिड और ज़्यादा डेडली आने को मिल सकती हैं। क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिक जो चैलेंज है ये मैनकाइंड के सामने और ज़्यादा बड़े और गंभीर प्रश्न खड़ा कर देंगे। और ऐसे में भारत जो कि G20 की मेज़बानी अब इस बार करेगा और जो दुनिया भर की अगर हम बात करते हैं तो आज के समय में जो ग्लोबल गवर्नेंस है वो ब्रेक डाउन चरमरा गई स्थिति में देखने को मिलता है। और ऐसे में चाहे वो ग्लोबली बात हो अथवा नेशनली बात हो तो जो भी नीतियां बने वो पीपल सेंट्रिक हो, एनवायरनमेंट सेंट्रिक हो, तब जाकर वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाएंगी। और आज के समय में ऑलरेडी जो तनाव की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। बहुत सारे देशों में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, वहाँ की सरकारों को इससे निपटने का जो समाधान है वो नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा भी देखा जा रहा है जो आम लोग हैं उनका जो लोकतांत्रिक संस्थान है उनके प्रति मोह भंग हो रहा है। और जो ऑथोरिटेरियन रेजिम होती है वो कई कंट्री में पावर में आ रही है, अधिनायकवाद जिसको बोला जाता है। क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ एक संख्या नहीं होते हैं। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो रिसोर्स अथवा सिर्फ संसाधन के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि आगे इस बात पर जोर दिया जा रहा है जब नीति निर्माण हो तो वो अधिक इंक्लूसिव समावेशी होनी चाहिए। जो सामाजिक पद सोपान के जो शीर्ष पर लोग बैठे होते हैं, जिनके पास अधिक पैसा होता है, अधिक शक्ति होती है, सिर्फ उनको ध्यान में रख के नीति नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो नीतियां हैं उनको वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल बनना चाहिए। और जो समाज के अलग अलग पद सोपान पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबकी आवाज़ को बराबर से सुनना चाहिए, विचार विमर्श करके एक संवाद स्थापित करना चाहिए, जिससे कि जो समाधान निकले वो अधिक समावेशी हो और अधिक लोगों के जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर वो समाधान हो, जिससे कि जो वैश्विक संकट है उसको कम किया जा सके। अगले आर्टिकल में बात होगी ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेथ्स बाय सोसाइटीज मिसगाइडेड। आत्महत्या से होने वाली मौतों के लिए प्रौद्योगिकी को दोषी ठहराना गुमराह करने वाला है।
इट टेक्स द फोकस अवे फ्रॉम कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। यह मुद्दे की व्यापक समझ से ध्यान हटाता है। आर्टिकल में बात हो रही है एनसीआरबी के आंकड़ों की, जो कि हर साल कई विभिन्न आंकड़ों को रिलीज करता है। और सुसाइड से रिलेटेड आंकड़ों की बात करें तो 2021 में तकरीबन 1,64,000 आत्महत्याएं होती हैं भारत में। और जब इनके कारणों की पड़ताल होती है तो अब इसमें बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं कि आज जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये हमारे जो जीवन है उसमें जितनी गहराई से अपनी पैठ बनाते जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं अंतोगत्वा मानसिक अवसाद, तनाव और जो आत्महत्या है उसके लिए जिम्मेदार होती जा रही हैं। जिस तरीके से साइबर बुलिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं, सोशल मीडिया पर अपना आत्मसम्मान की हानि बहुत बड़ा कारण हो जाता है मानसिक अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं का। इसके अलावा जो बिंज वॉचिंग आज काफ़ी प्रेवलेंट हो गया, और जब ये एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है तो मानसिक तनाव बढ़ता जाता है, अवसाद बढ़ता जाता है, और एक गंभीर स्थिति पहुंचने के बाद ये भी आत्महत्या का कारण बन सकता है। इन सब के अलावा जिस तरीके से वर्चुअल जो फॉलोवर होते हैं, इनके लिए भी जो एक रेस होता है, जो एक मानसिक जो आधार बन जाता है, वो भी कहीं ना कहीं इनका अंधानुकरण भी मानसिक तनाव और गंभीर परिस्थिति में आत्महत्या का कारण बन सकता है। अब चूंकि सब कुछ जो समस्या है उसको सिर्फ और सिर्फ प्रौद्योगिकी पर उसका दारोमदार डाल देना समस्या का ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है न ही वो समस्या है और न ही वो समाधान है, बल्कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होता है ये डिफाइन करता है कि वो अमुक व्यक्ति के लिए समाधान बनेगी अथवा समस्या बनेगी। एक स्टडी की बात हो रही है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएस होता है, जहां पर स्टडी आती है कि जो साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं ऐसे लोगों में जो आत्महत्या जैसे ख्याल हैं वो 4 गुना अधिक हो जाते हैं जिनकी साइबर बुलिंग नहीं होती उनसे कंपैरिजन में। पर आगे ये भी बात कही जा रही है कि सिर्फ ऐसी जो प्रिविलेंस होती है 4x टाइम जो आत्महत्या जैसे ख्याल आते हैं साइबर बुलिंग वाले केस में, वो सिर्फ साइबर बुलिंग नहीं, सिंपल बुलिंग में भी ये 4 गुना अधिक ख्याल इसमें भी आते। तो ऐसे में साइबर अथवा टेक्नोलॉजी को दोषारोपण अथवा दो कटघरे में खड़ा कर देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब इसमें तमिलनाडु का एक एग्जाम्पल की बात हो रही है जहाँ पर लगातार आत्महत्या बढ़ती जा रही हैं, और इसमें जिस तरीके से कुछ न्यूज़ रिपोर्ट आती हैं कि जो गेमिंग एडिक्शन होता है, जैसे ऑनलाइन गेम होते हैं, रमी गेम हो गया, पोकर हो गया, जिसमें भी पैसे लगा के गेम खेले जाते हैं, ऐसे एडिक्शन की वजह से आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति और ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसमें त्वरित कार्रवाई या जल्दबाजी में कहा जाएगा कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार एक अध्यादेश लाती है और ऐसे ऑनलाइन गेम जहां पर पैसे इंक्लूड होते हैं उन पर बैन लगा देती है। हालांकि आर्टिकल में आगे कहा जा रहा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट जो कि सुसाइड जैसे मामलों पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि सरकार, जो तमिलनाडु सरकार की बात हो रही है, उसके पास पर्याप्त डेटा ही नहीं होते हैं जो कि एक सीधा संबंध स्थापित कर सके कि आत्महत्या और जो ऑनलाइन गेमिंग है इसके बीच में कोई सीधा संबंध है। अब आगे चूंकि एनसीआरबी की बात हो रही है तो एनसीआरबी के अनुसार भारत की में 2/3 से ज़्यादा जो आत्महत्या के मामले होते हैं वहाँ पर जो कारण होते हैं वो पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, जो मादक द्रव्य इनका सेवन, शादी, प्रेम संबंधित मुद्दे, अकेलापन इत्यादि, ये सब 2/3 से अधिक मामले में कारण सिद्ध होते हैं। और जब प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी की ही बात करते हैं तो इसमें कंस्ट्रक्टिवली ये किस तरीके से इनका उपयोग किया जा सकता है, इसकी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाया जाता है, जिससे कि जो दूर दराज के लोग हैं उनको मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन
24 घंटे प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि मानसिक स्वस्थ हस्तक्षेप रहे। यदि कोई अवसाद तनाव का शिकार है तो उसको मदद मिल सके, और समय रहते ही आत्महत्या जैसे जो ख्याल आते हैं उनको रोका जा सके। ऐसे में निश्चित तौर पर जो टेक्नोलॉजी होती है वो नहीं कारण हो सकती है और नहीं समाधान हो सकती है आत्महत्या अथवा आत्मघाती विचारों के लिए। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।